नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेश चंद्र और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। रोटी बनते तो आपने ज़रूर देखा होगा। आप कहेंगे मैं रोटी की बात क्यों कर रहा हूं इस वक्त। दरअसल जब रोटी बनाई जाती है तवे पे तो उसको 3 बार पलटा जाता है। पहले उसका एक तह थोड़ा गर्म होता है, उसके बाद उसको पलट दिया जाता है और उसके बाद आखिरी तौर पे जब तीसरी बार फिर पुराने वाले उसको पलटा जाता है तो फूलने लगता है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो महामंथन चल रहा है और इस वक्त केंद्र उस पर विचार कर रहा है, वो वही स्थिति है। मैं बार बार चूंकि आपको कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है, तो आप समझ सकते हैं कि अब रोटी फूलने वाली स्थिति आ गई है उत्तर प्रदेश की सियासत में। और जिन राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी को लेकर, और इसकी तुलना मुझे लगता है इससे बेहतर नहीं हो सकती कि अब रोटी पलट दी गई है और ये फूलने लगी है, और कब ये आपके तवे में आएगी और कब ये जनता के बीच में जाएगी और कब भारतीय जनता पार्टी अंतिम तौर पे जिस रूप में लोगों के बीच में जाने वाली है वो रूप सामने आ जाएगा। वो रूप उत्तर प्रदेश में सामने होगा और बाकी राज्यों में भी इसी तरह के रूप दिखाई देंगे आपको, और ये अब बहुत जल्द होने वाला है। इस वीडियो में शिक्षा मित्रों के एक अभियान की चर्चा भी मैं करूंगा जो वो योगी के जन्मदिन पर करना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन कल है और कल शिक्षा मित्र इस जन्मदिन को कैसे मनाएंगे ये एक सस्पेंस है। खैर, इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आज की प्रमुख खबरों के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। और आज की वो जो प्रमुख खबरें हैं उसकी हेडलाइंस है वो ये: वैक्सीनेशन में तेजी, 60% वरिष्ठ नागरिकों को पहला डोज लगाए जाने का दावा। कोरोना के नए मामले में भी तेजी थमी, पिछले कुछ दिन के मुकाबले लगभग 1800 मामले हुए कम। बीजेपी के मिशन 2022 में तेजी, यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव से पहले बीजेपी के दिग्गजों के फैसले की घड़ी करीब। अमित शाह और जेपी नड्डा के लखनऊ आने की चर्चाओं ने भी जोर पकड़ा। 4 साल में 4 लाख नौकरी, योगी सरकार का दावा। प्रदेश में पिछले 4 साल में 4 लाख लोगों को दी गई नौकरी। CMIE के आंकड़ों का दिया हवाला। बेरोजगारी दर 6.9% पर सिमटी। 2017 में 17.5% था ये आंकड़ा। मथुरा में मॉब लिंचिंग, जिले के आजनौख गांव में गोवंश ले जा रहे गो तस्करों को ग्रामीणों ने घेर कर मार डाला। 1 की मौत, 3 गंभीर जख्मी। और योगी के जन्मदिन पर संघर्ष दिवस, यूपी के पौधे 2 लाख। शिक्षा मित्र मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर मनाएंगे संघर्ष दिवस। सोशल मीडिया के जरिए उठाएंगे अपनी समस्याएं, समायोजन की मांग भी तेज। तो इन खबरों के बाद हम बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की ओर, जहां पे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि इसको लेकर दिल्ली में गर्मी तेज दिखाई दे रही है। और जो खबरें आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि अब संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी इस पूरे अभियान में शामिल हो गए हैं, महामंथन में शामिल हो गए हैं। और जो इनपुट्स मिले हैं लगातार नेताओं से जिन्होंने उत्तर प्रदेश में दौरे किए हैं, उनसे उनकी चर्चा हो रही है। और इस चर्चा के बाद क्या नतीजा निकल कर आता है ये अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब इन चर्चाओं का दौर बेहद करीब है और इस बारे में किसी फैसले पर, किसी नतीजे पर पहुंचने ही वाली है ये टीम। जिस टीम में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी शामिल हो गए हैं। और एक और जानकारी आ रही है कि मुमकिन है कि केंद्र से अमित शाह और जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के दौरे पर आएं और उसके बाद उत्तर प्रदेश के बारे में वो जो फैसला करते हैं उसका ऐलान करें। उत्तर प्रदेश को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। जो यहाँ से इनपुट लिए गए हैं, वो यहाँ से जो मंत्रियों से बात हुई है BL संतोष की, और जो इससे पहले दत्तात्रेय होसबोले आए थे, तो ये तमाम जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उत्तर प्रदेश में, जो हाई कमान ने अपने हिसाब से जिस तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश की है, ज़मीनी हालात को, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के हाल को, किस तरह के विरोध हैं, किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह से योगी की ज़मीन पे ताकत है और क्या दिक्कतें हैं, कार्यकर्ताओं की क्या समस्याएं हैं, विधायकों की क्या समस्याएं हैं, मंत्रियों की क्या समस्याएं हैं। इन सारी चीज़ों का आकलन करने के बाद अब अंतिम निर्णय की घड़ी आ गई है और उसके लिए मुमकिन है कि जो विचार विमर्श दिल्ली में चल रहा है
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के नेतृत्व में। उसके बाद ये फैसला होते ही उसको लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर लखनऊ में आकर इसका ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि इसमें एक पेच है। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है कि योगी आदित्यनाथ को जो नए फैसले हैं उसको लेकर उनको मना लेना, क्योंकि ये बात साफ हो गई है कि योगी आदित्यनाथ ने पूरी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा है और अपने पक्ष के बारे में एक तरीके से उन्होंने संकेत दे दिया है बड़े नेताओं को, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए। हालांकि जो BL संतोष आए थे उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी और मुलाकात में क्या बातें हुई ये तो सार्वजनिक तौर पे नहीं सामने आई है, लेकिन जाहिर है कि मुख्यमंत्री अपना काम, जब BL संतोष उत्तर प्रदेश में लगातार मंत्रियों से बातें कर रहे थे और तमाम तरह के जांच पड़ताल कर रहे थे योगी सरकार के कामकाज को लेकर, उस वक्त योगी अपना काम कर रहे थे और बेहद निश्चिंतता से कर रहे थे। वो अपना वैक्सीनेशन ड्राइव को मॉनिटर कर रहे थे, अपने जो सरकारी कामकाज में हर रोज जो करते हैं वो कर रहे थे। और उन्होंने एक तरीके से साफ कर दिया था कि वो किसी नई स्थिति से परेशान नहीं है, और ऐसा एक बॉडी लैंग्वेज उनका दिखाई दे रहा था। और निश्चित रूप से योगी को इस वक्त डीस्टेबलाइज करके भारतीय जनता पार्टी कुछ गेन नहीं करने जा रही, ये सबको मालूम है। जो अगर कोई इससे आगे का कोई बड़ा फैसला होता है तो वो चौंकाने वाला होगा और वो बहुत ही रिस्की फैसला होगा, लेकिन लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या संघ का नेतृत्व इस तरह के किसी फैसले की ओर बढ़ेगा। और मुमकिन है कि योगी आदित्यनाथ को किसी नए फैसले के लिए मना लेने की कोशिश होगी और उस फैसले के साथ उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी चुनाव की ओर बढ़ेगा। एक तो ये स्थिति है। दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश में सियासी हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से बसपा ने अपने 2 बड़े नेताओं को निकाल दिया है, उसके बाद उससे कुछ संकेत मिल रहे हैं। कुछ जो बातें अखिलेश यादव कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जिस तरह के तंज कर रहे हैं और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, तो सभी खेमों में, सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के सभी खेमों में भी थोड़ी चुनाव को लेकर और अगले 2022 के चुनाव को लेकर हलचल तेज हुई है। सभी अपने अपने पत्ते खोलेंगे, लेकिन मुमकिन है कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे कील कांटे दुरुस्त करने के बाद, अपना घर सजाने के बाद, वो अपनी रणनीति जब जाहिर करेगी, उसके बाद विपक्षी दल अपना पत्ता खोलेंगे। लेकिन ये बात तो समझ में आ रही है कि बसपा की लड़ाई उत्तर प्रदेश में कमजोर हो रही है, और बसपा की लड़ाई कमजोर हो रही है इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में जो 3 बड़ी ताकतें हैं, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी ताकत है, बसपा जिसको माना जाता था कि वो कमजोर हालत में भी 18% वोट लाने वाली पार्टी है, उस पार्टी की स्थिति अभी खराब है। उस पार्टी ने अभी पिछले 5 सालों में जो अपनी प्रगति दिखाई है, जिस तरीके का राजनीतिक उपक्रम उसने किया है, पहले उसने समाजवादी पार्टी के साथ 2019 के चुनाव से पहले समझौता किया, उसके बाद उस समझौता तोड़ दिया और अलग है, और मायावती ऐसे ऐसे फैसले कर रही हैं जिसकी वजह से उनका वोट बैंक बहुत सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त भी उन्होंने जो 2 बड़े नेताओं को निकाला है अपनी पार्टी से, वो बैकवर्ड कास्ट में उनकी अच्छी पकड़ थी। माना यह जा रहा है कि जिसको लालजी वर्मा को उन्होंने निकाला है, कुर्मियों में अच्छी खासी पैठ है, और कुर्मियों के वोट के लिए सभी दलों ने अपने हिसाब से कुछ हिसाब बना रखे हैं। कुर्मी वोटों के लिए ही भारतीय जनता पार्टी ने अनुप्रिया पटेल की पार्टी के साथ समझौता किया। आपको मालूम है 2014 में उनसे समझौता करने से पहले किस किस तरह के अप्स एंड डाउन्स हुए, और आखिरकार अपना दल से उनका एक समझौता है भारतीय जनता पार्टी का। तो कुर्मी वोटों का प्रभाव खास तौर पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में और मध्य उत्तर प्रदेश में जबरदस्त है, और इस प्रभाव को अपने पक्ष में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से लेकर सभी पार्टियां कुछ न कुछ ऐसे बड़े नेताओं को रखती है जिनकी जमीन पर कुछ ताकत है। और बसपा ने ये जो लालजी वर्मा को बाहर किया है, इससे लगता है कि कुर्मी वोटरों की नाराजगी उसे महंगी पड़ेगी, और कुर्मी वोटरों का जो एक लालजी वर्मा के साथ जुड़ा हुआ था वो वोट बैंक अब किधर जाता है। बातें हो रही हैं कि वो अखिलेश यादव भी उनको ऑफर कर रहे हैं। ये भी जानकारी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी भी अपनी ओर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। इस वक्त जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी कुर्मी समुदाय से आते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो पिछड़ों के एक बड़े वोट बैंक पर और मजबूत वोट बैंक पे कुर्मी का एक अच्छा खासा उस शेयर होता है। उस वोट बैंक को नाराज करके बसपा ने ये जता दिया है कि वो उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई है उसमें वो कमजोर
हो रही है। दूसरी तरफ राजभर जो है, राजभर का भी एक अच्छा खासा दखल है पूर्व की राजनीति में। ओम प्रकाश राजभर जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, 2019 के पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया, उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा। हालांकि उनको ज़्यादा उसका फायदा नहीं हो पाया लोकसभा के चुनाव में, लेकिन उनके अपने वोट हैं और उस वोटों की बदौलत, राजभर वोटों की बदौलत वो बार्गेन करते रहते हैं। और इस बार के चुनाव में भी ओम प्रकाश राजभर अपने हिसाब से कुछ ऐसा गणित बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपना एक गठबंधन भी बनाया हुआ है और उस गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। उसमें बार बार बात आती है कि शिवपाल यादव भी उसमें शामिल हो जाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी तय नहीं है। और इस वक्त जो जातीय समीकरण है उसको दुरुस्त करने की ओर सभी दलों को बढ़ते हुए देख सकते हैं। अखिलेश यादव की बात करते हैं। अखिलेश यादव इस पूरे मामले में देखा जाए तो बहुत पहले से, बसपा ने जब उनका हाथ छोड़ा 2019 के चुनाव के नतीजे के बाद, ये आरोप लगाते हुए कि वो सही फैसले नहीं कर पाते हैं और वो अपरिपक्व हैं, ये बताते हुए, उसके बाद अखिलेश यादव ने उस पर कोई खास प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, लेकिन अपने हिसाब से उन्होंने ज़मीन पर काम करना शुरू किया है। और इसकी वजह से उन्होंने बसपा और कांग्रेस के जो ज़मीनी नेता हैं उसको अपने पाले में करने की एक मुहिम चलाई है और इसमें वो बहुत कामयाब हुए हैं। इस वक्त भी उनकी नज़र जो पिछड़ी जाति के लोगों पर है, क्योंकि उनको मालूम है कि यादव वोटों पर उनका एकाधिकार नहीं रह गया है। अखिलेश यादव की अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ जो तालमेल गड़बड़ाया हुआ है, उसकी वजह से यादव वोटों पर एकाधिकार उनका नहीं है। और ये उनको मालूम है कि उनको पिछड़े वर्ग का साथ लेकर इस लड़ाई को मजबूत करना पड़ेगा अपने पक्ष में। और इसके साथ वो दलित वोटों पर भी नज़र है उनकी, दलित नेताओं पर भी नज़र है, दलित नेताओं को भी अपनी पार्टी में वो महत्व देने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक समीकरण वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम समीकरण सामने आएंगे, लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी किस रूप में आगे बढ़ती है और किस तरह के समीकरण के साथ आगे बढ़ती है, इस पर विपक्षी दल की नज़र भी बनी हुई है। और विपक्षी दल अपनी रणनीति का खुलासा तभी करेंगे जब भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक स्पष्टता होगी, एक सफाई होगी कि भारतीय जनता पार्टी किस रूप में, किस तरह से आगे बढ़ने जा रही है चुनाव में, 2022 के चुनाव में। क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है 2022 के चुनाव में, अब साल भी नहीं बचा है। कुल मिलाकर ये कि इस तरह का एक सियासी माहौल है उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी में, बसपा में, समाजवादी पार्टी में। मैं समाजवादी पार्टी के बारे में डिटेल्स बात करूंगा किसी अगले वीडियो में, क्योंकि समाजवादी पार्टी, मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे उसने अपनी स्थिति मजबूत की है और अपनी लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है। और ये लड़ाई कितनी बड़ी होने जा रही है इसका आकलन आपको भी होगा। और आप मुझे बताइएगा इस कमेंट में लिखकर कि आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में कौन कितना मजबूत है, किसका पलड़ा कितना भारी है इस वक्त, क्या तो चलिए अब बढ़ते हैं शिक्षा मित्रों की खबर की ओर। शिक्षा मित्रों की जो स्थिति है वो इस वक्त ये है कि उनको चुनाव करीब आ रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि एक बार फिर उनकी मांग को ताकत मिल सकती है और इसलिए लगातार वो सक्रिय हैं। शिक्षा मित्रों को लगता है कि चुनाव करीब हैं और इस दबाव में सरकार उनके लिए ज़रूर कोई फैसला करेगी और बड़ा फैसला करेगी, इसलिए वो अपनी बात को लगातार रख रहे हैं और चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं निश्चित रूप से ये उनका मुद्दा तेजी पकड़ेगा, ये तय है। दूसरी बात, शिक्षा मित्रों को शायद एक तरह का डोज देने के ख्याल से ही केंद्र सरकार ने इस वक्त एक फैसला किया है कि टीईटी की जो मान्यता है, और टीईटी एक बार परीक्षा अगर पास कर लेते हैं तो पहले 7 साल तक आप नौकरी के लिए एलिजिबल होते थे, योग्यता रखते थे। अब उसको कर दिया गया है कि ताउम्र, यानी आपने एक बार टीईटी कंप्लीट कर लिया तो आप उम्र भर आपको शिक्षक बनने की संभावना आपके साथ जुड़ जाएगी। लेकिन क्या ये जो वादा किया है और क्या सरकार ने जो निर्णय किया है, ये कहीं ऐसा निर्णय तो नहीं है कि जिसको लेकर शिक्षा मित्र असीमित समय तक इंतजार करते रहेंगे और फिर उनकी मांग नहीं मानी जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से कि लगातार टाल मटोल की नीति एक सामने दिखाई दे रही है शिक्षा विभाग का, इतने सारे शिक्षकों को लेकर कोई निश्चित फैसले पर नहीं आना, जो पहले से चल रही हैं बहालियाँ उसको लेकर किसी अंतिम निर्णय पर नहीं आना, उसमें भी ढेर सारी उलझनें हैं, उसमें ढेर सारी कागजी दिक्कतें हैं। बहुत सारे शिक्षकों को अभी शुरू किया गया है उनको वेतनमान के लिए जो ज्वाइन कर चुके हैं, तो ये अब कैसे इसको दुरुस्त करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये शिक्षा मित्रों का एडजस्टमेंट का मामला बहुत ही उलझा हुआ है, बहुत ही उलझा कर रखा गया है और निश्चित रूप से शिक्षा मित्रों की कोशिश है
कि इसको लेकर सरकार कोई ठोस कार्रवाई करे। वादे से अब मुझे लगता नहीं है कि वो मानेंगे, ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और वो अपने हिसाब से एक राजनीतिक फैसला लेंगे उसके बाद कि ये सरकार अगर मदद नहीं करती है उनकी, तो निश्चित रूप से इसका एक राजनीतिक प्रभाव भी हम सबको देखने के लिए मिलेगा। और इसी बीच अनिल यादव के नेतृत्व वाली दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ ने एक फैसला लिया है कि योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर कल पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्र, 2.25 लाख शिक्षा मित्र सोशल मीडिया पर अपनी बात को आगे रखेंगे। शिक्षा मंत्री तक अपनी बात पहुंचाएंगे, प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाएंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाएंगे, ताकि उनकी मांगों को लेकर सरकार किसी फैसले पर पहुंचे। क्योंकि अब उनको आश्वासन के लिए उनके पास धीरज नहीं रह गया है। अब वो चाहते हैं कि इस बारे में सरकार अंतिम निर्णय ले और इसके लिए शिक्षा मित्र लगातार दबाव बना रहे हैं। और निश्चित रूप से कल जो योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है उसको कैसे सेलिब्रेट करेंगे, ये शिक्षा मित्रों का सोशल मीडिया पर कल अभियान साफ तौर पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की खबरों के साथ मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।